नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं 12 सबसे डिफिकल्ट स्पॉट द एरर के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एसएससी सीजन 2025 के प्री के पेपर में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है, पहले ऐसा नहीं है कि सेम रूल नहीं पूछा जाता था, पहले भी सेम रूल पूछा जाता था, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछने के स्टाइल थे वो अलग थे। इस बार के जो क्वेश्चन पूछने के स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अलग है। ये लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ऐसे सेक्शंस को टच किया गया है जिन सेक्शन को इसके पहले कभी टच नहीं किया गया है। आज की क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको क्वेश्चंस को बताऊं उसके पहले मैं एक दो छोटी बातें आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोगों ने आज तक यही पढ़ा हुआ है कि भैया सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। हमने सब्जेक्ट में जो अब तक पढ़ाई कर रखी है वो यही पढ़ाई कर रखी है कि नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्जेक्टिव लग के आ जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा आपका आर्टिकल लग के आ जाएगा, कुछ एडवर्ब्स लग के आ सकते हैं। सब्जेक्ट यूनिट में इन्हीं सब चीज़ों को देखा है हमने अभी तक। जो 2024 तक के जो पैटर्न पूछे जाते थे, हमेशा सिंगल लाइनर या अगर बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, 2 लाइन का क्वेश्चन आ जाता था तो हम लोग बोल देते थे कि बहुत डिफिकल्ट आ गया है। इस बार 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चन आए हैं, जो है मतलब इसके बियॉन्ड पूछा गया है। सब्जेक्ट की जगह पे एक पूरा प्रॉपर फ्रेज रखा जा सकता है और इसकी जगह एक क्लॉज रखा जा सकता है और कॉम्प्लेक्स क्लॉज भी रखा जा सकता है जो आपके सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इन सेक्शन से इस बार नहीं पूछे गए, इन सेक्शन से पूछे गए जिसमें सब्जेक्ट को पहचानना, उस हिसाब से वर्ब को पहचान के वर्ब को करेक्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम रहा है। तो चलो कुछ 10-12 जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन 10-12 डिफिकल्ट क्वेश्चन को करते हैं। मेनली ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं और पैरेललिज्म के हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जरा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 52 है, उसके पहले एक और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 51 भी होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 भी है। ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से बड़े इत्मीनान से समझिएगा ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि जो पैटर्न है उसको कैसे डिकोड करना है एग्जाम के अंदर। जब आप जाओगे, मेंस देने जाओगे, सीजीएल का, सीएचएस का मेंस देने जाओगे या अपकमिंग 2025-26 के एग्जामिनेशन दोगे या सीपीओ के दोगे, तो इस तरीके का जो पैटर्न है उसको डिकोड कैसे करोगे। जैसे ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, स्टार्ट हुआ है दैट से। तो दैट से जो स्टार्ट हुआ है देख के आपको डरना नहीं, उसके बाद ध्यान से देखना, लिखा है दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स है, इस स्ट्रक्चर को तो आपने सुना देखा होगा ही। वन ऑफ द लिखते हैं, सेवरल ऑफ द लिखते हैं, मेनी ऑफ द लिखते हैं। तो ये होता है कि जो नन होता है ये अपने आप में सिंगुलर होता है। इसके बाद ऑफ लगा के जो लिखा जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये प्लूरल होना चाहिए। काउंटेबल नाउन है तो ये नाउन प्लूरल है, अपने आप में करेक्ट है। लेकिन इसमें एक बात और सीखनी होती है, आपको इसको 2 टुकड़ों में काटना होता है। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका मेन सब्जेक्ट, ये होता है आपका मेन सब्जेक्ट, और ये वाला जो सेक्शन होता है ये होता है आपका मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब होता है अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है नन के विषय में, कि नन हम किसी यूनिट में से निकाल रहे हैं। तो नन हो गया सब्जेक्ट और बाकी क्या हो गया, मॉडिफायर हो गया। अब इसके बाद जो वर्ब आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो, या सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से, सूटेबल टेंस के हिसाब से वर्ब होना चाहिए। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है, वी2 का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए दोनों के लिए एक साथ रहते हैं, तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वी2 है तो ये अपने आप में करेक्ट है। सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सेम ही रहता है। उसके बाद लिखा है फाउंड दैट द प्रपोजल वाइबल। ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर यहां तक आगे देखोगे तो ये अपने आप में एक पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा दैट क्लॉज है। ये जो क्लॉज है इस वर्ब के लिए क्या कर रहा है, इस वर्ब के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है एज ए सब्जेक्ट। तो क्लॉज जब इस्तेमाल होता है तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट आपका सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो इज है ये इस क्लॉज के हिसाब से आया है, तो क्लॉज सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है, तो दैट क्लॉज सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। आगे जरा ध्यान से देखना, लेस सरप्राइजिंग देन द फैक्ट दैट नीदर द चेयरपर्सन नॉर द लीगल काउंसिल। तो नीदर और नॉर दोनों पेयर में इस्तेमाल हुए हैं। नीदर के बाद जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, नॉर के बाद भी उस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो पैरेलल स्ट्रक्चर भी है। नीदर नॉर के साथ आता है, पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ आता है, अपने आप में करेक्ट है। लेकिन इसके बाद अगर कोई वर्ब आया है तो हम ये कहते हैं ये अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से क्या काम करेगा, ये अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अब नीदर के बाद भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और नॉर के बाद भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको वैसे ही आप वॉज में कन्वर्ट कर दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं बिल्कुल इसी पे और दिखाना चाहूंगा, मतलब 10-12 क्वेश्चन है, मैं अलग अलग से ढूंढ के आपको कराता हूं जिसपे कंसेप्ट को सही से आप समझ पाओ। नीदर नॉर का केस एक और दिया हुआ है, क्वेश्चन है, जरा ठहरो मैं दिखाता हूं।
चलो अच्छा आएगा तो ध्यान रखना, अभी उस पर भी कर लेंगे, कहीं है अभी जो है इसी में, तो उसको भी दोबारा अपन करेंगे, तो मैं वहाँ पे भी दिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन और आया है नीदर नॉर के केस पे। और इस क्वेश्चन में मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए हो कि नीदर नॉर के बाद दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो वर्ब को हमको सिंगुलर लेना था। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, लिखा है नीदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, नीदर द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ नॉट द एस्टिमेशन ऑफ डिफिसिट ट्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नीदर का इस्तेमाल हुआ है, नीदर के साथ नॉर का इस्तेमाल हुआ है, तो नीदर के बाद जिस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, नॉर के बाद भी उस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए। नीदर के बाद आर्टिकल दा का इस्तेमाल हुआ है, नाउन प्रोजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है, ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, उसने अपने बाद ऑफ अपना ऑब्जेक्ट लिया है। इसी तरह नॉर के बाद दा का इस्तेमाल हुआ है, फिर नाउन का इस्तेमाल हुआ है, ऑफ के बाद उसने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो जो स्ट्रक्चर है दोनों के साथ पैरेलल है, नीदर और नॉर के साथ पैरेलल है। इसके बाद आता है वर्ब, इसके बाद आता है वर्ब, यही पूरी कहानी चालू हो जाती है। ये जो वर्ब है, वर्ब अपने बाजू में आने वाला जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ऐसा हम नीदर नॉर के केस में कहते हैं। तो जैसे ही इस अपीयर के बाजू में देखोगे तुरंत आपको ट्रेंड्स दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कैसा, प्लूरल, और ये अगर प्लूरल दिखाई दे रहा है तो ये भी अपीयर जो है प्लूरल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया। आपको लगेगा सब कुछ सही है, यही हो जाएगी गलती। गलती क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। जब हमने नीदर लिखा, नीदर के बाद जब ये यूनिट को देखी तो इस यूनिट में दो हिस्सा है, एक है प्रोजेक्शन, उसके बाद ऑफ ग्रोथ। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये मॉडिफायर है, ये क्या है, ये मॉडिफायर है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर है। इसी तरीके से यहां पे देखोगे, जब नॉर के बाद का केस देखोगे तो इस यूनिट को जरा ध्यान से देखो। ये जो यूनिट है द एस्टिमेशन, ये है आपका सब्जेक्ट लाइन, और ये जो ऑफ लगा के ये दिया हुआ है ये आपका मॉडिफायर लाइन है, ये आपका मॉडिफायर अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देने वाली लाइन है। तो सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन क्या है, सिंगुलर। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो गलती है वो ये गलती है, आपको अपीयर्स करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देख रहे हो किस स्तर के क्वेश्चन बनाए गए हैं नीदर नॉर पे। पहले सिंगल लाइन के क्वेश्चन बनाए जाते थे, इस बार सिंगल लाइन के क्वेश्चन नहीं बनाए गए, इस बार क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन दिखा है द रेगुलेटर्स डिसीजन। अब अगर मैं इसमें अगर बात करूं तो ध्यान से देखना, इतना जो सेक्शन है ये प्री मॉडिफायर है, और आगे जो लिखा है टू पोस्टपोन द इंप्लीमेंटेशन, ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है, ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये प्री मॉडिफायर है, ये पोस्ट मॉडिफायर है। तो सब्जेक्ट क्या है, डिसीजन है, ये है आपका सब्जेक्ट। ये कैसा है, सिंगुलर, उस हिसाब से वॉज आया है सिंगुलर, अपने आप में मतलब करेक्ट है। attributed partially to industry pressure and partially due to legal ambiguity surrounding the recent amendments। अब ये क्वेश्चन पैरेललिज्म का दिया हुआ है, और मेरा मानना है 99% बच्चे को यही पता नहीं होगा कि अच्छा पैरेललिज्म यहां में चेक करना है। जैसे लिखा है पार्सली, पार्सली टू एक्स एंड पार्सली टू वाई होता है, पार्सली ये पैरेलल स्ट्रक्चर होगा, पार्सली टू वाई होता है। यहां पे जरा ध्यान से स्ट्रक्चर को पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है पार्सली टू एक्स, यहां पे लिखा है पार्सली टू एक्स, ध्यान से देखो, एंड पार्सली ड्यू टू वाई, ड्यू टू वाई। ये जो ड्यू है ना यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा डाल दिया गया, आप इसको हटा दो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पार्सली टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पार्सली ड्यू टू लिखा है, ये ड्यू हटा दो, सेंटेंस पैरेलल हो जाएगा। समझ में आई बात। इस पैटर्न का एरर नहीं पूछा जाता था, इस बार पूछा जाता। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन है दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकोर्स। अब ये जो लिखा है देयर, ये आता किसके लिए, इसके लिए, नो रिकोर्स लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये पूरा दैट क्लॉज है, जरा ध्यान से देखो। फॉर सिटीजन्स ये मॉडिफायर है, इफ इन्वायरमेंटल, उसके बाद इफ क्लॉज स्टार्ट हुआ है, इफ इन्वायरमेंटल वायलेशंस, इफ के अंदर ये सब्जेक्ट हो गया, ये उसका वर्ब हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। फिर कंडोन्ड एट द मिनिस्टीरियल लेवल, कंडोन एट द मिनिस्टीरियल लेवल, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट आने वाले वर्ब के लिए जो है सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये पूरी जो स्टेटमेंट लिखी गई ये क्या करता है, ये अंडरलाइन करता है सिस्टमैटिक इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो ये पूरा का पूरा जब स्टेटमेंट आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। तो ये अंडरलाइन नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, बढ़िया स्तर के। अगला जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने के पैटर्न अच्छा किया गया है, मजा आ रहा है। मतलब क्वेश्चन को जब पहले आंख के सामने आया तो मेरे को लगा यार कि क्या क्वालिटी क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगला लिखा है द रिफॉर्म्स, जैसे रिफॉर्म्स लिखा हुआ उसके बाद लिखा है बीइंग। बीइंग के आगे ध्यान से देखो, बाय द पैनल, यहां से यहां तक तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए। ये क्या है, ये मॉडिफायर यूनिट है, ये क्या है, मॉडिफायर यूनिट है, और ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये अगर सब्जेक्ट है तो ध्यान से देखो ये क्या प्लूरल है, तो ये भी आपका क्या है, प्लूरल है, मतलब सही है।
फिर लिखा है नॉट ओनली, जैसे नॉट ओनली लिखा है आपको तुरंत समझना होगा, नॉट ओनली के बाद देखो ये बट ऑल्सो आएगा और इसके साथ पैरेलल स्ट्रक्चर आना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो बट ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दोनों के बाद का स्ट्रक्चर आपको देखना है। यहाँ पे लिखा है इंटेंडेड, ये पास्ट फॉर्म है। यहाँ लिखा है एड्रेसिंग, क्या सही है? नहीं। यहाँ अगर इंटेंडेड लिखा है यहाँ पे एड्रेस लिखना होना चाहिए, इसके बाद टू लिखा है इसके बाद टू होना चाहिए। तो इंटेंडेड टू लिखा है, एड्रेस्ड टू द asymmetrics in resource allocation that have long प्लस रूरल डिस्ट्रिक्ट्स होगा। तो यहाँ पे जो एड्रेसिंग लिखा है इसको बदल के आपको पास फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर इसके साथ टू लगाना होगा और इसको पास फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एरर किसका है? पैरेललिज्म का है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। बदल जा मालिक, लिखा है व्हाट द कमिटी फेल्ड टू डेलिबरेट ऑन एडिक्वेटली। तो जैसे व्हाट द कमिटी, इसके बाद यहाँ पे इसका वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब है और ये व्हाट क्लॉज है। दैट से स्टार्ट हो रहा है दैट क्लॉज, व्हाट से स्टार्ट हो रहा है व्हाट क्लॉज, और यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो सेक्शन है ये पूरा सब्जेक्ट लाइन की तरह काम कर रहा है और ये व्हाट क्लॉज है। और क्लॉज जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो कैसा होता है? सिंगुलर। तो वर्ब जो होगा, वर्ब को कन्वर्ट करना है किसमें? आपको वाज में कन्वर्ट करना है, सही हो जाएगा। अगला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा। ये लिखा है द मोर सीनियर, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सीनियर के आगे अगर मोर लगा है तो मतलब नहीं सही होता है। सीनियर जूनियर इंफीरियर के बाद टू लगाते हैं और इनके पहले मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। ये एडजेक्टिव का बहुत प्यारा सा रूल है और बिल्कुल स्टार्टिंग में मिल गया है, तो इस क्वेश्चन को और आगे देखने की जरूरत नहीं होती। ये मोर सीनियर की जगह मोर को हटा दो, ये गलत लिखा हुआ है। ये सबसे आसान क्वेश्चन मुझे मिला अभी तक का, जो है जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सबसे आसान क्वेश्चन यही मेरे को मिला था। इसके बाद लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट है। जैसे अगला लिखा है द रिपोर्ट्स एम्फेसिस ऑन टेक्नो ऑप्टिमिज्म वाइल कमेंडेबल ओवरलुक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर रिपोर्ट्स एम्फेसिस लिखोगे तो ये पूरा सेक्शन है प्री मॉडिफायर, ये पूरा सेक्शन है पोस्ट मॉडिफायर। ये क्या है? ये है आपका जो एम्फेसिस है, जो जोर देना है किसी चीज़ पे, ये है आपका सब्जेक्ट। और ये अगर आपका सब्जेक्ट है, ये क्या है? इसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर, इसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर, इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर, बोलते हैं पोस्ट। और ये है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। तो जो आने वाला वर्ब है वो कैसा होना चाहिए? वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ओवरलुक की जगह क्या होना चाहिए? ओवरलुक्स होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे 10-15 क्वेश्चन अगर आप लगा लोगे तो ये पैटर्न डिकोड होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न डिकोड नहीं होगा, लेकिन इसके पहले जब भी शिक्षकों ने पढ़ाया तो ना इतना लेंथ आता था, ना इतना लेंथ आपको पढ़ाते थे। इस बार बच्चे सदमे में आ गए हैं। जो बच्चे ज़्यादा मैच्योर हैं वो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, लेकिन हिंदी भाषी बच्चे बहुत फंसेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिखा है मच ऑफ। हम सेवरल ऑफ लिखते हैं, मेनी ऑफ लिखते हैं, वन ऑफ लिखते हैं, नन ऑफ लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मेनी होता है वो काउंटेबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मच अनकाउंटेबल के लिए। तो ये सिंगुलर में इस्तेमाल किया जाता है, ये प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे का जो चीज लिखा है ना व्हाट अपीयर्स, ये व्हाट अपीयर्स के लिए आया है। तो ये मच ऑफ व्हाट अपीयर्स, तो ये मच अनकाउंटेबल है, तो यहाँ व्हाट उसी सेंस में इस्तेमाल होगा, तो इसी वजह से सिंगुलर लिया गया है। टू बी कोऑर्डिनेशन अमंग द रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा जो है ये मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है। और जो मच है ना, इस आर के लिए सब्जेक्ट लाइन है, और ये अगर सब्जेक्ट है तो आर नहीं होना चाहिए, मैच सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। ये पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ से जो यहाँ तक लिखा हुआ है ना, यहाँ तक, ये पूरा का पूरा मॉडिफायर यूनिट है। और ये जो मच है ये है आपका क्या? सब्जेक्ट। और मच अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है और इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा, यहाँ पे आर नहीं इज होगा। अगला क्वेश्चन है दैट द फ्रेमवर्क लैक्स प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड compatibility is less problematic than the assumptions that all peripheral institutions will without coercion addresses to the central directive as a framed। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ ना दैट द फ्रेमवर्क लैक्स प्रोविजन फॉर बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी, ये पूरा का पूरा दैट क्लॉज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और ये सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर है। आगे लिखा है लेस प्रॉब्लमेटिक देन द एजम्पशंस दैट। अब एजम्पशन के बाद ये तो अगला दैट क्लास स्टार्ट हो रहा है, ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशन। ये तो ऑल है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद ये ऑल किसके विषय में? इंस्टीट्यूशंस के विषय में बात हो रही है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के जो विल हैं उनकी बात हो रही विदाउट क्वेश्चन। तो ये जो ऑल है ये यहाँ पे प्लूरल ट्रीट हो रहा है, और यहाँ पे जो एड्रेसेस लिखा है ये गलत है, यहाँ पे एस यस हटा दो। तो ये सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल होना चाहिए।
और आई थिंक आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये पूरे प्री के पेपर का। लिखा है व्हाट रेंडर्स द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली contentious is not its proposed realignment of physical powers per se, but that it presumes without empirical substantiation a physical equivalence among states whose developmental baselines are incommensurable by any normative metric। अगर ध्यान से देखोगे तो एक तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऊपर से जो इसके शब्द है वो भी हिंदी भाषी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और जो इसके अंदर क्वेश्चन में एरर पूछा गया है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखो जैसे लिखा है नॉट्स इट्स प्रपोज्ड रिलाइनमेंट लिखा हुआ है, बट तो नॉट और जब बट के बीच में आप जैसे आपको ध्यान रखो नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। अगर ये नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा होता तो आप तुरंत पैरेलल स्ट्रक्चर चेक करने चले जाते, लेकिन यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को नॉट और बट के साथ चेक करना है, नॉट और बट के साथ चेक करना है। तो ये जो नॉट है, नॉट के बाद इट्स प्रपोज लिखा है और बट के बाद दैट लगा दिया गया है, तो एक तो दैट गलत है। फिर ये जो है इट्स प्रपोज लिखा है तो इट प्रिज्यूम्ड लिखना चाहिए तुम्हें, इट्स प्रिज्यूम्ड लिखना चाहिए, तो इट्स प्रिज्यूम्ड लगा दो विदाउट एम्पेरिकल सब्सटेंशिएशन, तब जाके करेक्ट हो जाएगा। तो पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं डाला गया है, इस वजह से ऑप्शन 2 में जो है एरर है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, मतलब ये आम बात नहीं है कहने वाली कि नहीं ठीक है तुक्का मार दो सही हो जाएगा, लेकिन सही मायने में इसके पहले कभी शिक्षकों ने नहीं पढ़ाया है, मैंने भी नहीं पढ़ाया है, और यूट्यूब पे भी किसी शिक्षक ने इस तरीके के लेंदी क्वेश्चंस को नहीं पढ़ाया है। अब शिक्षक इस तरीके के लेंदी क्वेश्चंस पढ़ाना चालू करेंगे, लगभग इस तरीके के क्वेश्चन सभी शिक्षकों के पास आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे स्पॉट द एरर के क्वेश्चन, ये मेरी तीसरी वीडियो है स्पॉट द एरर के, इसमें लगभग सारे मैंने 62 क्वेश्चन जो क्वालिटी वाइज है सब कवर करके आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ कि इन क्लासेस से इस तरीके के स्पॉट द एरर के क्वेश्चन को आप सही से सीख पाए होंगे, और इसको 1-2 बार वीडियो को देखो, अच्छी तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करो। इनकी PDF भी मैंने शेयर कर दिया है, नोटेशन PDF भी शेयर कर दिया है। तो जैसे 2-4 बार इसको रिवीजन में लोगे आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा जो है, और 3-4 बार रिवीजन करोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप मेंस में देखने का आपको मिलता है तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।